पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर लूं, आप उस क्षेत्र को ठीक से समझते भी हैं। सर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंच गई है। इधर गठबंधन भी हो चुका है सपा और कांग्रेस का। चंद्रशेखर रावण की बात भी कही जा रही है कि अब वो भी इसमें शामिल होंगे, इस गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे। कैसी तस्वीर बनती हुई दिख रही है उत्तर प्रदेश की सियासत की? बहुत शुक्रिया राम प्रकाश राय जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी जो पिछले एक हफ्ते के अंदर जो चेंज आया है यूपी की पॉलिटिक्स में, वो बहुत पॉजिटिव है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हुआ है और इसमें कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं समाजवादी पार्टी ने, तो ये बहुत उत्साहजनक एक तस्वीर है और एक बड़ा डेवलपमेंट है। लेकिन ये तस्वीर तभी पूरी होगी जब इसमें आरएलडी और बीएसपी ज्वाइन करेंगे, जो पहले ही अपने निर्णय की घोषणा कर चुके हैं। मायावती जी कह रही हैं बार बार कि हमारी पार्टी अकेले लड़ेगी, और जयंत चौधरी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और जैसा कि आपने कहा भी कि अभी उनकी औपचारिक जो है घोषणा नहीं हुई है कि एनडीए में शामिल किया गया है उनको, लेकिन ये खबरें हैं कि 2 सीटें जो है आरएलडी को मिलेगी। तो जो तस्वीर उभर रही है कि अगर आरएलडी अखिलेश यादव के साथ जुड़ती है तो उसको ज्यादा फायदा है, ज्यादा सीटें हैं उसके पास लड़ने के लिए। लेकिन अगर आरएलडी बीजेपी के साथ जा रही है, उसको 2 सीटें मिल रही हैं, और जयंत चौधरी का कोई वजूद, इंडिपेंडेंट वजूद उस पार्टी के साथ जुड़ने के बाद नहीं रहेगा। और खुद जयंत चौधरी ने महसूस किया होगा कि समाजवादी पार्टी के साथ जब उनका समझौता था तो उनकी राजनीति को कांग्रेस पार्टी तक ने स्वीकार किया था, और बाकायदा प्रियंका गांधी ने उनसे बात की थी और ये भी उनको दावत दी थी कि आप अगले चुनाव में हमारे साथ रहें। और अभी जब राजस्थान का चुनाव हुआ था तो आरएलडी जो जयंत चौधरी की पार्टी है कांग्रेस के साथ समझौता करके वहां लड़ी थी। लेकिन अब पता नहीं किस दबाव के तहत जो है जयंत चौधरी भाजपा के पाले में जा रहे हैं, ये समझ से बाहर है। और निश्चित रूप से आप अभी तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन करना उचित नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सामने आए हैं, आज आम आदमी पार्टी से भी कांग्रेस का समझौता हो गया है, तो इंडिया की जो तस्वीर है इंडिया गठबंधन की, वो एक बहुत पॉजिटिव तस्वीर उभर रही है धीरे धीरे, और कांग्रेस निश्चित रूप से एक बड़े भाई की भूमिका में अब है। तो जयंत चौधरी को अपने निर्णय पर फिर से विचार करना होगा। अगर वो सही दिशा में अपनी राजनीति को ले जाना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत लौट आना चाहिए और अखिलेश यादव से अपने समझौते को पुनर्जीवित करना चाहिए। और अखिलेश यादव के साथ जुड़ने पर उनको कम से कम 5-7 सीटें, 10 सीटें तो मिल ही जाएंगी लड़ने के लिए। बहुत गए गुजरे भी उनको 4 सीटें तो मिलेंगी ही मिलेंगी लड़ने के लिए। तो जयंत चौधरी को खुद देखना चाहिए कि उनका फायदा किसमें है। वो एक लंबे दौर की पॉलिटिक्स में रहना चाहते हैं, अपने पिता अजीत सिंह की तरह या अपने दादा चौधरी चरण सिंह की तरह, जो विपक्ष की राजनीति करते रहे आजीवन, और जब सत्ता मिली उनको तो उन्होंने किसानों के लिए काम किया। आज जयंत चौधरी के पास एक उचित मौका है जिसको वो खोने जा रहे हैं। किसान आंदोलन चरम पर पहुंच चुका है। जो जयंत चौधरी दिल्ली में किसान आंदोलन के लिए लाठियां खा रहे थे, उनको लाठी खाते हुए देखा गया था पिछले आंदोलन के दौरान। आज जयंत चौधरी चुप हैं किसान आंदोलन पर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस परिवार के, जो चौधरी परिवार है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, उसकी राजनीति को प्रभावित करेगा, और ये महंगा बहुत साबित होगा ये सौदा उनको। यहाँ तक कि राकेश टिकैत जो वेस्ट यूपी की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं बाकायदा किसान राजनीति के आड़ में, उनकी राजनीति भी प्रभावित होने जा रही है। अब वो कहीं ना कहीं से एक रास्ता खोज रहे हैं कि रिवाइव करें चीजों को और किसान आंदोलन से जुड़ जाएं, जबकि वो दूर रहे। और किसान आंदोलन के नेताओं ने इनके ऊपर आरोप भी लगाया राकेश टिकैत के ऊपर। तो पश्चिमी यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो चौधरी परिवार, राकेश टिकैत की किसान राजनीति, इन सारी चीजों से जुड़ी हुई है आपस में। बहुत ज्यादा समझदारी दिखाएंगे ये सारे तत्व अगर आज इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होते हैं, अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ शामिल होते हैं। नहीं तो ये नुकसान होगा इन लोगों को, इनकी पॉलिटिक्स पे बहुत बुरी आंच आने वाली है। अब आते हैं मायावती के ऊपर। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने राकेश टिकैत का जिक्र किया। जयंत चौधरी दिल्ली में किसानों के साथ देखे गए थे। जयंत चौधरी वो नेता थे जो लखीमपुर में जब घटना हुई किसानों के साथ तो बचते बचाते वहां तक पहुंच गए, पैदल चल करके पहुंचती हुई तस्वीरें उनकी आई थी कि किस कदर वो बच के निकलते हुए वहां पहुंचे जब शासन नहीं चाहता था। उसके बाद
अब जब वो भी भाजपा के साथ हैं, राकेश टिकैत के लिए जिस तरीके का आरोप लगाया जाता है, कहा यह जाता है कि भाई इन्होंने सरकार के इशारे पर किसान आंदोलन में किसानों के विरुद्ध काम किया, या जब भी इस तरीके की चीजें आती है, लखीमपुर की घटना में भी राकेश टिकैत को उसी नजरिए से देखा जाता है। तो अब ये दोनों लोग जब इस तरीके के लोग एक साथ आएंगे तो ये कितने कंफर्टेबल होंगे, जबकि सेम एक ही ऑलमोस्ट एक ही क्षेत्र में दोनों लोग अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश जी देखिए, राम प्रकाश जी देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मैं जर्नलिज्म में हूं। अगर मैं जर्नलिज्म में अभी सरकार की भाषा बोलने लगूं या भाजपा की भाषा बोलने लगूं तो मैं बहुत कंफर्ट रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, और जो छोटे से छोटे लेवल पर मैं उसका फायदा उठाऊंगा। लेकिन अगर ये जनता की आपकी आवाज उठानी है, जनता के लिए आपने पत्रकारिता शुरू की है, या चलिए मिशन की बात छोड़ दी, आप प्रोफेशनल जर्नलिज्म भी करते हो तो भी आपको हक बात कहने की एक आदत तो होनी चाहिए, तो भी आप जनता के साथ जुड़ने की एक आदत तो होनी चाहिए। तो जनता के मुद्दे या किसानों के मुद्दे कौन उठाएगा? हम राकेश टिकैत से तो उम्मीद करते हैं, और अगर ये वापस लौटते हैं तो ये कंफर्टेबल महसूस करेंगे बाकायदा, और ये तभी जिंदा भी रहेंगे। आप नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे। इनकी पूरी पॉलिटिक्स किसान पॉलिटिक्स है, राकेश टिकैत की या जयंत चौधरी की। अगर आप किसानों के साथ नहीं खड़े होंगे तो आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। किसान इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, किसान इस देश के अन्नदाता हैं, वो वोट देते हैं, उनको अच्छी तरह मालूम है कि कौन उनके साथ किस तरह पेश आ रहा है। ये बात राजस्थान या हरियाणा के किसानों की नहीं है, ये यूपी के किसानों की बात भी है। तो अभी राकेश टिकैत ने मेरठ में एक छोटा सा ट्रैक्टर मार्च निकाला था जो जिला स्तरीय था, तो वो कर रहे हैं कोशिश की किसी तरह जुड़े, और ये उनके लिए आखिरी मौका होगा। अगर इस बार भी उन्होंने कोई ऐसी बेईमानी या किसी भी तरह की चालाकी दिखाई तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, और यही जयंत चौधरी के साथ भी होने जा रहा है। इस चुनाव में साबित हो जाएगा, और अगले चुनाव जो विधानसभा का चुनाव जब भी होगा यूपी का, तो उसमें भी उनकी राजनीति पे सवाल उठेंगे, आंच आएगी, क्योंकि अभी जनता जब इस गठबंधन को वोट देने जाएगी तो वो एक अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को वोट देगी। तो मैं मायावती जी की बात कर रहा था, मायावती जी ने फिर से अनाउंस कर दिया कि भाई मैं हमारी पार्टी अकेले लड़ेगी। लेकिन आप देखिए कि बसपा के ही सांसद हैं अमरोहा से, दानिश अली, उन्होंने आज बयान जारी किया है कि वो अमरोहा में बाकायदा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करने के लिए आज मौजूद रहेंगे। उन्होंने अपनी अपील में कहा है कि भाजपा इस देश को ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत बांटना चाहती है, यानी भाजपा का जो एजेंडा है उसके तहत इस देश को बांटने का जो गेम खेल रही है भाजपा, उसके खिलाफ उन्होंने चोट की है। और दानिश अली संसद में बोले थे, उनके ऊपर जो हुआ वो पुरानी बातें हैं, उसको मैं लंबा दोहराऊंगा नहीं। और जिस तरह से जो रमेश विधोड़ी है भाजपा का सांसद, उन्होंने उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया संसद के अंदर, वो सारी इतिहास की बातें हैं। तो दानिश अली बहुत पूरी जिम्मेदारी के साथ सामने खड़े हैं। दानिश अली के लिए बहुत अच्छा अवसर था, वो अपनी पार्टी से बंधे रहते और राहुल गांधी के लिए खड़े नहीं होते, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर था। वो उनको क्या जरूरत थी फटे में टांग अड़ाने की, वो रहते अपनी बीएसपी के साथ जिससे उनको टिकट दिया था और अमरोहा से वो जीते थे। लेकिन दानिश अली का जमीर तो नहीं मरा ना, इसीलिए दानिश अली आज राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। आज वो अमरोहा में मौजूद हैं जहां पे वो उस यात्रा का स्वागत करेंगे। तो ये मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब बहुत ही पॉजिटिव चीजें हो रही हैं यूपी के लिहाज से, देश के लिहाज से। और जहां तक अगर ये मैसेज 5-10% लोगों तक भी पहुंचा तो भी बहुत उचित होगा। कोई इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि आप चुनाव हार जाएंगे। राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को अब चुनाव हारने या जीतने की दिशा के तहत भूलकर अब ये सोचना चाहिए कि इस देश को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें उनका योगदान क्या होगा। उनको अपने सिद्धांतों पर वापस लौटना होगा। कांग्रेस पार्टी को अपने सिद्धांतों पर वापस लौटना होगा। अभी सरकार बनाने या कितनी सीटें जीतने का मौका नहीं है। ये चुनाव इस आधार पे कांग्रेस पार्टी को नहीं लड़ना चाहिए, बल्कि उसे अपने सिद्धांतों पर लड़ना चाहिए। जी राम प्रकाश जी। यूसुफ सर, हम लोग मायावती की बात कर रहे थे, बीएसपी के पॉलिटिक्स की बात हो रही थी। जनरली एक आरोप लगता है मायावती के ऊपर कि वो भाई उनको एजेंसियों का एक डर रहता है जिसकी वजह से वो अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी की मदद करती हैं और इस वजह से वो खुल करके इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आ सकती हैं। लेकिन अभी मायावती जो बात कह रही हैं कि वो ना इंडिया के साथ जा रही हैं ना एनडीए के साथ जा रही हैं, माने उसके बावजूद चूंकि उनके सांसदों की तरफ से विरोध हो रहा है, उनके नेता पार्टी के अंदर विरोध कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि स्थिति क्लियर हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई मायावती की सियासत जिस तरीके की है, एक बेहतरीन सियासतदान मानी जाती है वो, ऐसी परिस्थिति में भी उनका शांत रहना
क्या कुछ इशारा करता है? शांत रह करके वो किसकी मदद कर रही हैं? ऐसा तो नहीं कि भाई वो खुल करके इंडिया के साथ जा नहीं सकती हैं, एनडीए को छोड़ नहीं सकती हैं, इस वजह से वो शांत हैं कि धीरे धीरे नेता जो है खुद ही अपनी चीजें सेटल कर लेंगे, जिस तरीके से वो कई नेता कांग्रेस और सपा के संपर्क में आ गए हैं, उनके कई सांसद संपर्क में आ गए हैं। जी, राम प्रकाश जी, मायावती जी की चुप्पी का मतलब है कि भाजपा की मदद। मायावती जी अगर इस भारत के एक ऐसे भारत जिस तरफ बढ़ रहा है उस दौर में अगर मायावती जी चुप रह गई तो इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। वैसे भी 2017 के जो यूपी विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें उनके 22% शेयर था उनका, मायावती का यूपी में, और 2017 में जो था वो 22% था, और जब वो 2022 में इलेक्शन हुआ है तब वो 6% से ज्यादा उनको वोट नहीं मिले हैं। तो कहने का आशय यह है कि बसपा का जो वोट बैंक है वो लगातार खिसक रहा है। और चलिए ये भी छोड़ दीजिए आप, मायावती जी के पास क्या इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस जैसी? कांग्रेस के इस टाइम सारे पैसे गवर्नमेंट ने फ्रीज कर लिए हैं, लेकिन कांग्रेस थक हार के बैठ तो नहीं गई। वो ये तो नहीं कह रही कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए ही पैसा नहीं है। मायावती जी का पैसा अगर 2, 10, 20 करोड़, 100 करोड़ चला भी जाता है अगर देश के नाम पर, तो कोई बुराई नहीं है। वो जनता को बता दें, दलित अपने वोट बैंक को बता दें कि साहब मेरे पास इतना पैसा था जो मैंने चुनाव लड़ने के लिए, आगामी चुनाव लड़ने के लिए रखा था, वो सारा पैसा मेरा लुट गया है, सरकार ने सीज कर दिया है। और आप देखिएगा कि उनकी इस घोषणा का असर होगा। काशीराम जी ने जब बहुजन समाज का आंदोलन शुरू किया था तो उनके पास कोई पैसा नहीं था, वो साइकिल पर चलते थे। मैंने उनकी जनसभाएं देखी हैं, मैंने उनकी जनसभाएं अटेंड की हैं कि वो शख्स साइकिल पे आता था और 150 लोगों की जनसभा को संबोधित करके चला जाता था चुपचाप। लेकिन धीरे 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 करके उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है चुनौती पेश कर दी तमाम मौजूदा दौर के राजनीतिक लोगों के लिए। तो मायावती जी के पास खोने को लिए कुछ भी नहीं है। पैसा चला गया तो वो पैसा फिर आ जाएगा उनके पास जब सत्ता मिलेगी। वो किस लिए परेशान है? ये बहुत ही निर्णायक दौर से, जिस तरह से ध्रुव राठी ने आज जो वीडियो पेश किया है अपना भारतीय लोकतंत्र को लेके, मेरी अपील है कि सभी लोगों से कि वो देखें ध्रुव राठी के उस वीडियो को। मैं निवेदन कर रहा हूं सभी लोगों से। और जिस मोड़ पे हम लोग आ पहुंचे हैं ये बहुत निर्णायक मोड़ है, और इस निर्णायक मोड़ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमारे साथ कौन खड़ा है? एकमात्र व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल गांधी, एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो इस निर्णायक दौर में तमाम कठिन परिस्थितियों के बावजूद जो अपना सब कुछ खो चुकी है, जिसके पास अगले इस चुनाव में 2024 के चुनाव में लौटने का कोई मौका भी नहीं है, इसके बावजूद वो लोग खड़े हैं, वो लोग अपनी बात को कह रहे हैं और वो बता रहे हैं कि साहब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा पैसा तक इन्होंने इनकम टैक्स के जरिए सीज कर लिया है। तो ये कहने का आशय ये है कि मायावती जी जो देर लगा रही हैं घोषणा करने में या चुप रहकर बीजेपी की मदद कर रही हैं, ये उनके लिए कोई फायदेमंद नहीं साबित होगा। वो दोनों तरह से जाएंगी। उनका पैसा तो सीज हो ही चुका है, उनकी पार्टी बर्बाद हो चुकी है, वो वोट बैंक उनका सड़क के बीजेपी में चला गया है, लगातार गिर रहा है। जो जागरूक दलित हैं, जो जागरूक दलित नेता हैं, वो धीरे धीरे कांग्रेस या सपा की तरफ लौट रहे हैं। तो कुल मिला के मायावती जी को घाटा होने जा रहा है इस चुनाव में। वो चुप रह ले, बेशक भाजपा की मदद करें, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं होगा। और जैसा आत्मजीत जी ने बताया अभी कि बीएसपी के तमाम लोग पाला बदलने को तैयार हैं, कुछ बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ सपा के साथ आ रहे हैं। जहां तक चंद्रशेखर रावण की बात हो रही थी अभी, तो मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि उनके लिए एक सीट समाजवादी पार्टी ने रखी हुई है, वो कांग्रेस की सहमति से, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से आ जाए और चाहे सपा की तरफ से आ जाए, चंद्रशेखर रावण को ये चुनाव लड़ाया जाएगा, वो उनको टिकट दिया जा रहा है। उनके लिए एक सीट की बात पक्की है बाकायदा। इनके समझौते के में ये भी डिस्कस हुआ है कि चंद्रशेखर रावण को हमें एक सीट देनी ही देनी है। तो ये बहुत क्लियर है। और चंद्रशेखर रावण का निर्णय बहुत उचित है कि जयंत चौधरी जब वो बीजेपी के साथ मिलने जा रहे हैं तो उनके पास वहां कुछ नहीं था। चंद्रशेखर रावण के जो विचार हैं, जो उनकी विचारधारा है भीम आर्मी की, वो कहीं भी भाजपा के साथ मैच भी नहीं करती है। तो उनके पास, जैसा आत्मजीत जी कह रहे थे कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, या तो सपा में आए या कांग्रेस के साथ आए। तो उनको लगता है कि कांग्रेस ज्यादा मुफीद साबित होगी और कांग्रेस में रह के वो एक पहचान बनेगी। कांग्रेस ने हमेशा ऐसे लीडरों को खड़ा किया है जो आज कांग्रेस के नाम पर दूसरे दलों से गलबहियां कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। अगर उनके साथ कांग्रेस नहीं होती तो उनकी हैसियत क्या थी? कांग्रेस के जितने भी नेता हैं जो 2-4 चुनाव हार गए हैं और अब टिकट मांग रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि ये नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे, उनकी हैसियत क्या है? वो कांग्रेस के नाम पे ही तो कमाई खा रहे थे। तो कांग्रेस
ओवरनाइट अपने नेताओं को खड़ा करती है, उनको मजबूत करती है, और चंद्रशेखर रावण को विचार करना चाहिए, वो आए, कांग्रेस के साथ आए। अगर सपा में जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, समाजवादी आंदोलन को मजबूत कर सकते हैं। जी राम प्रकाश जी। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब अपनी पार्टी बना चुके हैं, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी। जब वो सपा के साथ थे, अभी एक तरफ जब राम मंदिर से लेकर के हिंदुत्व के तमाम सारे मुद्दे उठाए जा रहे थे, दूसरी तरफ वो ऐसे बयान देते थे जो इन मुद्दों की हवा निकालते हुए दिख जाते थे। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बहुत असहज होती हुई देखी जा रही थी। हालांकि थोड़ी असहजता सपा के अंदर भी थी, जो ब्राह्मण नेता थे या जो इस तरीके की चीजें चल रही थी, लेकिन इन सब के बाद भी भाजपा को उससे अपना नुकसान दिख रहा था। जो दलित और इस तरीके के वोटर पहले भाजपा को मिले थे, वो कहीं ना कहीं छिटकते हुए दिख रहे थे। अब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के साथ भी नहीं है, इंडिया गठबंधन में अभी वो क्या उनकी तस्वीर रहेगी नहीं रहेगी वो नहीं पता है, अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। ऐसे में अब उनकी अहमियत क्या रह गई है, किसका फायदा किसका नुकसान करते हुए दिखेंगे इस चुनाव में? यूसुफ सर, आपसे शुरू करूंगा, फिर आतमजीत सर के पास जाऊंगा। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो उनको अपना जो बेस है, जिस आधार पे उनकी राजनीति रही है, पिछड़ा ओबीसी, वो आधार उनको खोने का डर था, इसलिए वो उस तरह के बयान दे रहे थे। और निश्चित रूप से अब उन्होंने अपनी जो पार्टी बनाई है, जिसके दम पर, प्लेटफॉर्म पर वो अपनी बात कहेंगे, तो उनकी बात को सुना जाएगा, उनके जो अपने लोग हैं, उनका जो अपना बेस है वो मजबूत रहेगा। और निश्चित रूप से ये मैं आज आपके चैनल के जरिए भविष्यवाणी कर रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के साथ आएंगे, उनका या तो विलय होगा कांग्रेस में, या फिर कांग्रेस उनको कुछ सीटें देगी कि आप इस पे लड़ लो, तो ये ऐसा होगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये बहुत ही अच्छा भी होगा कि वो कांग्रेस के साथ अगर विलय करते हैं या कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं, तो उनको ज्यादा फायदा भी होगा, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसका एक बड़ा वजूद है, मास बेस की पार्टी है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए विन विन सिचुएशन रहेगी अगर वो कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं। और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर अगर वो बोलते हैं तो कांग्रेस की तरफ से उनको रोका भी नहीं जाएगा कि आप, क्योंकि अब कांग्रेस की खुद ऐसी सोशल जस्टिस की जो नीति है, जो राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि भाई हम ओबीसी दलितों को साथ लेकर चल रहे हैं, सोशल जस्टिस की बात कह रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नारा है या जो बातें हैं वो कांग्रेस को सूट करती हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस के साथ आएंगे और उनके साथ उनको आना ही चाहिए। जी जी जी। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती थी वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। 6 महीने के भीतर फिर से जो है वो परीक्षा दोबारा से आयोजित कराने की और पूर्ण शुचिता के साथ आयोजित कराने की बात जो है मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। जी एक सेकंड, मैंने अभी जिक्र किया था जब आदित्य जी का वो वीडियो लिंक चला गया था, बताया था आपको कि कल जो पर्चा वहां पे लीक हुआ है, उस पर्चे को लीक किसने कराया है? एक बात, उसके लोग अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, कोई एफआईआर नहीं हुई है। एक लड़के ने सुसाइड कर लिया है इस भर्ती परीक्षा को लेके। एफआईआर लखनऊ के कृष्णनगर थाने में लेकर के हो गई है। जी चलिए ठीक है, लेकिन बात यह है कि बार बार पर्चे जो लीक हो रहे हैं, बार बार बच्चे अपना पैसे घर से पैसे लेके उधार लेके पर्चा भरते हैं और बाद में पता चलता है कि आपने पेपर लीक कर दिया। तो ये सारी कार्रवाई बहुत ही घटिया राजनीति है, बच्चों के साथ जो खेली जा रही है यूपी के अंदर। जी, जी, अब तक 10 परीक्षाएं इस तरह की रद्द हो चुकी है। जी